हेलो दोस्त। जैसा कि हमने क्या है अभी उत्सर्जन तंत्र पढ़ा तो पार्ट वन में उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था। तो उसका पार्ट टू बता रहे हैं निफान जो होता है किडनी की सबसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हमने क्या पढ़ा था, निफ्रान पढ़ा था। ठीक। तो नेफ्रॉन जो होता है वृक्क यानी किडनी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि वृक्क का संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है लास्ट में आकर के नेफ्रॉन में ही कंप्लीट होती है। ठीक। तो नेफ्रॉन को इसलिए उत्सर्जन तंत्र की या वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि संरचनात्मक रूप से मतलब सबसे छोटा पार्ट जो होता है नेफ्रॉन होता है वृक्क। तो कई सारे नेफ्रॉन वृक्क के अंदर होते हैं, तो उसी से जो है वृक्क की क्रिया होती है ना। तो हमको इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बनता है, क्योंकि नेफ्रॉन के बारे में जानना इसीलिए जरूरी होता है, क्योंकि वृक्क की सबसे क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे पूरे बॉडी का जो सेल होता है, तो वो पूरी बॉडी का सबसे छोटी कोशिका होती है। सब इसीलिए कोशिका के अंदर हर कार्य होता है। इसीलिए ऐसे ही वृक्क का पूरा कार्य कौन करता है, निप्राण करता है। तो निप्राण में हमको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, पाँच छः चीज़ें जाननी होती है, और उसी के अंदर सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। इसलिए हमको ज़रूरत नहीं है फालतू भटकने की इधर उधर। ठीक दोस्त। देखो क्या होता है उत्सर्जन तंत्र की, एक क्वेश्चन पहला है उस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। देखो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन बहुत सारी संख्या होती है। हम ये जो डायग्राम आपके सामने बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एक नेफ्रॉन का है। बताइए इतनी जटिल प्रक्रिया होती है। तो नेफ्रॉन एक किडनी में 10 लाख, यानी 2 किडनी होती है मनुष्य के, तो 20 लाख नेफ्रॉन बताइए, जो कि मूत्र का निर्माण की क्रिया करते हैं। देखो ये नेफ्रॉन होता है, इस नेफ्रॉन में हमको बस कितना चीज़ें जानना है, जो चीज़ें लिखा है बस इसका इम्पोर्टेंट होता है, और इनमें थोड़ा कार्य एक एक कार्य इनका देख लेते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं इसमें। सबसे पहले किडनी में क्या होता है, किडनी के वृक्क के अंदर एक नलिका आती है जिससे रुधिर आता है, और फिर छलने के बाद जो है शुद्ध होने के बाद एक नलिका से निकल जाता है शुद्ध शुद्ध ब्लड आया। उससे हमारे जो पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे रुधिर में रह जाते हैं, और जो है बाकी का जो मटेरियल खराब मटेरियल होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, वो बाहर निकल जाता है ना छन के। तो एक अभिवाही नलिका आती है और एक अपवाही। तो इस जिस नलिका से अपवाही नलिका आती है, और यहाँ अंदर जिसमें देखो ये कटोरी जैसी प्याले जैसी संरचना है, इसकी है बोमन कैप्सूल यानी बोमन संपुट। बस याद रखना ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पतली पतली नलिका आती है, ये जो हमारी रुधिर वाली नलिका आती है, यहाँ आकर के बोमन संपुट बहुत सारी पतली पतली इतनी पतली नलिका, पतली 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 एकदम पतली, ये सिका से बहुत सारी पतली जो है नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, और जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो बोमन संपुट के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ठीक। अब यहाँ से जब आया ब्लड इस बोमन बोमन संपुट में, वहाँ से छनने के बाद ब्लड जो प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया किसी प्रक्रिया के द्वारा खूब ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा छनता है ब्लड। ठीक। और छन करके सीधे बोमन कैप्सूल से छन करके कहाँ आ जाता है, इस नलिका में, जो कि समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, इस नलिका में आ जाता है छना हुआ वेस्ट मटेरियल। ठीक। इस नलिका में आ जाता है जिस समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, क्योंकि ये नलिका जो समीप होती है समीपस्थ हो जाती है, और आगे जा करके दूर जब पहुंचती है यही नलिका तो उसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। बस कितना सिंपल क्वेश्चन। फिर और इनके मध्य में एक लूप होता है जिसे हेनले का लूप कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। ये भी 5 चीजें हमको याद रखना, ग्लोमेरुलस, ठीक, बोमन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और हेनले लूप, और दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका होती हुई जिस नली में पहुंच जाता है संग्राहक नलिका कहते हैं। ठीक। बस इतना ही ध्यान रखना, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पूछेगा। ये पार्ट पूछेगा कि वृक्क या नेफ्रॉन की कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं है, तो सबसे देखना है पहला ग्लोमेरुलस, फिर ग्लोमेरुलस इसके अंदर, फिर बोमन सेप्रूट के बाद ये 4 बोमन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक। थोड़ा देख लेते हैं कैसा। नेफ्रॉन की बोमन कैप्सूल में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, देखो यहाँ पर कौन सा प्रेशर लगता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के द्वारा जो होता है प्रभाव से 24 घंटे में लगभग 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्टर का निर्माण होता है। इससे जो छन कर यहाँ पर आता है जो ब्लड, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। ठीक। इस ग्लोमेरुलस फिल्टर में पोषक पदार्थ जल लवण एवं आयन पाए जाते हैं, जिन्हें नलकी भाग द्वारा पुनः अवशोषण द्वारा पुनः रक्त में डाल दिया जाता है। देखो जब यहाँ से छन के आता है, तो
छन के वेस्ट मटेरियल है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ, पोषक पदार्थ भी चला आता है, तो उसको जो है पुनः अवशोषण के द्वारा यहाँ से फिर जब नलिका जाती है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से नलिका जाती है तो यहाँ से फिर वापस आकर के इस कुंडलित नलिका के चारों तरफ ऐसे ऐसे पतली पतली झिल्लियों के रूप में जो है विभक्त रहती है, जिससे जो वेस्ट मटेरियल आता है वो फिर से जो अच्छा चीज़ें चली जाती है इसमें फिर चली जाती है अच्छी नलिका में, और नलिका से फिर इसमें चली जाती है। मतलब एकदम ऐसे सिस्टम बना है कि पूरी तरह से आगे पीछे होता रहता है। मतलब यहाँ से कुछ अच्छा चाहे तो फिर वहाँ चला गया, मतलब ये समझ लो ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसको आम तरीके से समझो कि बस हो गया कि मतलब जो अच्छी चीज़ें यहाँ चला गई, जो पोषक पदार्थ हमारे पास नलिका में चला है उसकी तरफ फिर केस के नली में चला जाता है, रुधिर वाली नलियों में, और रुधिर नलियों में जो खराब मटेरियल चला गया वो फिर से वापस आ जाता है, और यहाँ तक कि लास्ट में संग्राहक नलिका में जो होता है वो मूत्र होता है, ठीक, पूरा के साथ मूत्र। इस ग्लोमेरुलस फिल्टर में पोषक पदार्थ जब आयन पुनः रक्त में डाल दिया जाता है, नेफ्रॉन के चारों रक्त नलिकाओं को जाल पाया जाता है। ये नेफ्रॉन होता है ना जो, इसके चारों रक्त नलिकाओं को जाल इसलिए पाया जाता है ताकि आपस में एक्सचेंज होता रहे, अदला बदला होता रहे, अच्छी चीज़ें बुरी और पदार्थ सीधे नल की भाग द्वारा डाल दिया जाता है, ठीक। मेन काम क्या होता है, जो कार्य होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कार्य होता है सिर्फ। नेफ्रॉन का महत्व रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाना। कितना सिंपल है कि अगर रुधिर में जो उत्सर्जी पदार्थ, हमारे ब्लड में जो उत्सर्जी पदार्थ मतलब जिसका जरूरत नहीं है हमारे शरीर में, उसको हटाने का काम क्या करता है नेफ्रॉन। रुधिर में आवश्यक पोषक तत्व को बनाए रखना, बस आवश्यक पोषक तत्व को रुधिर में रखना और फालतू चीज़ों को बाहर कर देना, बस यही काम है। 2 चरण होते हैं, पहला निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है जो कि वुमन संपुट में होता है, उसका गिब्स या ग्लोमेरुलस, और पुनः अवशोषण जो 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 कि नलिका में होता है। मैंने बताया ना कि इसका रुधिर वाहिनी चारों तरफ फैली रहती है तो एक पुनः अवशोषित कर लेती है, जो अच्छे पोषक तत्व तो आ जाते हैं, ठीक। थोड़ा ये देख लो, वृक्क की चारों ओर की झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, लंबे समय तक उपवास रखने पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? क्वेश्चन बार बार पूछता है। गुर्दे पर, अगर लंबे समय तक उपवास हो तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? गुर्दे पर, याद रखना। एल्कोहल लेने से हमें मूत्र की बारंबारता बढ़ती है और विषों की मात्रा कम हो जाती है। और देख लो कुछ रोग देख लेते हैं, शायद पिछली बार पढ़े थे फिर जल्दी देख लेते हैं। डिसयूरिया मतलब मूत्र करते समय अगर जलन हो रही तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? डिसयूरिया। अल्गोयूरिया, मूत्र की अगर मात्रा कम हो गई, कम पेशाब बन रहा है, कम मूत्र कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? अल्गोयूरिया। हीमेट्यूरिया, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति हो जाती है तो इसको ये शब्द कहते हैं, बस इसको ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन होता है। पत्थरी का निर्माण कैसे होता है? वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट या सिलिकेट के जमाव से। वृक्क का निर्माण या पत्थरी का निर्माण किससे होता है? इससे होता है। रीनल फेलियर, जब किडनी मूत्र क्रिया करना बंद कर दे तो क्या करते हैं? जब जब देखो वृक्क हमारा काम करना बंद कर देता है तो हमारे ब्लड से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाते, जिससे क्या होता है? समस्या हो जाती है। इसके उपचार के लिए तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, नहीं तो डायलिसिस करना पड़ता है। मतलब बाहर मशीन लगा दी जाती है जिसके द्वारा ब्लड जाता है उस मशीन में, उस मशीन से शुद्ध ब्लड फिर से शरीर में जाता है, तो इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक। थोड़ा मूत्र के बारे में ही देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मूत्र का संगठन 95%, मूत्र में क्या क्या पाया जाता है? 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% में अन्य नाइट्रोजन या यूरिक अम्ल होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिया होता है, ठीक, याद रखना। पीएच मान औसत 6 होता है और लगभग 6.4.5 से 8.2 के बीच में होता है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण करता है, और ये भी ध्यान रखना 1000 से 2000 ml में पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखना। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है, और इसका निर्माण हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से होता है। यूरोक्रोम का निर्माण जो है हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से होता है। मूत्र की अधिकता को क्या बोलते हैं? अगर मूत्र दिखता है तो पॉलीयूरिया। अगर उधर कम भी पूछे तो चाय, काफी, अल्कोहल का सेवन करने लगोगे तो मूत्र की मात्रा अभी बढ़ जाएगी। मूत्र में ताजा मूत्र जो होता है उसमें गंध जो होता है यूरिनॉइड के कारण होता है, और 1-2 घंटे बाद तेज गंध हो जाती है जो उसको अमोनिया के कारण कहते हैं। बस ये सारे भाई ध्यान से अगर थ्योरी पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन थ्योरी के अंदर आपको फंस जाएगा। आप पेपर जाके उठा के देख लेना, हर पेपर को निकालने के बाद मैं थ्योरी में डाल देता हूँ। भाई आप थ्योरी बढ़िया से पढ़ लेना, समझ लेना, फिर अपने आप हमारे सारे नोट्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सब मिल जाएगी। लगभग 80-90% से ज़्यादा आपको मिल जाएगी। ना कहो बहुत, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल कुछ पूछे तब नहीं कह सकते, लेकिन आप रेलवे एनटीपी से सकते कि नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन मेरे पूछ जाएंगे, मैं प्रॉपर देखते हूँ। इसलिए दोस्त तैयारी करो, मस्त करो, रेलवे का पेपर भी आने वाला है, सारे सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू।